दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। भारत की जीडीपी ऐसे गोते खा रही है, जैसे लगता है पाताल तक पहुंच गई है और बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है, जैसे लगता है भूखमरी आ गई है। भारत सरकार जो लोगों के लिए कानून लेके आए कि बिना हेलमेट के निकले तो 1000 रुपये फ़ाइन या बिना कागज़ के निकले तो इतने रुपये फ़ाइन, लेकिन सरकारें ये भूल गए कि वो खुद बिना हेलमेट के ही अर्थव्यवस्था चलाने निकल गई है। जानता हूँ कि बिना हेलमेट के अगर गाड़ी चलाया जाए तो उसका फोकस ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ अच्छी रहती है और कहीं से भी वो गाड़ी निकाल सकता है, लेकिन जब वो गिरते हैं तो उसके नाक कान मुंह सारे टूट जाते हैं। वही हालत हमारे अर्थव्यवस्था की हुई है। भारत सरकार जो प्राइवेटाइजेशन के गाड़ी पे सवार होकर निकली, वो भूल गए कि उसके पास किसी तरह की सिक्योरिटी, किसी तरह की गार्ड नहीं है, जो आगे जाके लॉकडाउन के बम्पर से टकराई और अर्थव्यवस्था टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को संभालने से पहले ये देखना चाहिए कि भारतीय व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था किस राह पे चल रही है। उन्हें समझना चाहिए था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। इसके पीछे का क्या कारण था? पूरी दुनिया प्राइवेट सेक्टर की दौड़ में तेज़ी से दौड़ रही है। उन्हें पता है कि उनकी अर्थव्यवस्था बार बार गिरेगी और उसे फिर से खड़ा कर सकती है, क्योंकि उनके पास 20 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी अभी सही से 3 ट्रिलियन की भी नहीं हुई थी। सरकारें प्राइवेट के दौर पे आगे निकलने की कोशिश की और मुंह के बल गिरी। अब इसे उठाना एक मुश्किल का काम है। सरकारें इसे किस तरह से करती है, ये देखना है। भारत की इकोनॉमी 4 पिलर पे खड़ी थी। पहला कैश सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा प्राइवेट सेक्टर। सरकार ने एक एक करके 3 पिलर को तोड़ के गिरा दिए हैं। यदि मैं पहला सेक्टर कैश सेक्टर को लूँ तो सरकार को ये पता ही नहीं होगा कि कैश सेक्टर किस चिड़िया का नाम है। कैश सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हमारे और आपके घर में कई औरतें और बच्चे अपने पैसे को यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके अपने जमा खाते या सुरक्षित जगह में छिपा के रखते थे और समय आने पर वो कुछ महंगे सामान खरीदते थे, जैसे कि रास्ते से कोई बर्तन वाले या कपड़े वाले या कंबल वाले गए तो उससे सामान खरीदते थे, जिससे मार्केट में एक डिमांड बना रहता था और वस्तुओं का निर्माण भी चलता रहता था, जिसके कारण से सरकार को कई तरह के टैक्स भी मिलते थे। लेकिन सरकार ने नोटबंदी लाकर इस व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब मैं दूसरी व्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लूँ तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कई लाखों संख्याओं में छोटे मोटे उद्योग चलते थे, जैसे कि कम्बल बनाना, औरतों के लिए गहने बनाना, बर्तन बनाना, खिलौने बनाना। इस तरह के कई छोटे मोटे उद्योग चलते थे जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग काम करते थे, जिससे कि रोजगार उत्पत्ति होती थी। लेकिन जीएसटी और नोटबंदी ने इस व्यवस्था को भी चूर चूर कर दिया। नोटबंदी में कई कमियां हैं। मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं 10 सालों से टैक्स व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं। जीएसटी व्यवस्था पुरानी टैक्स व्यवस्था से किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड और कठिन है, इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अभी मैं तीसरी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को लेता हूँ, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि सरकारें ने किस तरह से हर एक यूनिट को एक एक करके बेचते जा रही है, जिससे लगता है इसे ख़त्म करके ही मानेगी। और प्राइवेट सेक्टर को अगर लूँ तो आप जान ही सकते हैं, जब 3 पिलर गिर गए हैं तो प्राइवेट सेक्टर कब तक अर्थव्यवस्था को संभाल के रख सकती है, तो वो भी धड़ाम से नीचे गिर गई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाषण देना कितना आसान है, लेकिन इसके उपाय क्या होंगे, अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। तो मैं यहाँ पे आपको कई उपाय बताऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारें इसे मानेंगी, क्योंकि कई अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी लोगों ने कई उपाय बताए, लेकिन सरकारें उनके बातों को सुनती ही नहीं। तो अर्थव्यवस्था को किस तरह खड़ा किया जा सकता है? फिर भी मैं उसके बारे में कुछ उपाय बताता हूँ जो कई लोगों ने कहा है, और मैं भी कई तरीके आपको बताऊँगा। जैसे कई लोगों का मानना है कि यदि सरकारें लोगों के हाथों तक पैसा पहुँचा दे तो मार्केट में डिमांड आ जाएगा, लेकिन मेरा मानना है यदि सरकारें सभी के हाथों में कैश जमा करवा दे तो ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट में डिमांड आ जाए, क्योंकि यदि सरकारें चालाक है तो हमारी जनता भी बहुत चालाक है, क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे और उन जमा राशि को अपने
बैंकों में या घरों में छिपा के रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ अपने भोजन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ सरकारें कई तरह के लोन लोगों को दे रही है, लेकिन कंपनियां या व्यापारी लोन क्यों लेंगे जबकि वो जानते हैं कि मार्केट में किसी तरह का डिमांड नहीं है। तो वो वस्तुओं का उत्पादन करके क्या अचार डालेंगे या अपना नुकसान करेंगे, तो इसलिए वो लोन भी नहीं ली जाएगी। लेकिन मेरा उपाय यहाँ पे एक सरल और सिंपल सा है कि लोगों को उनके काम की सुरक्षा के साथ साथ अच्छे पैसे और साथ ही साथ सरकार को भी किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी जो कि बहुत ही लोकप्रिय और पुरानी व्यवस्था है। वो व्यवस्था है सरकारीकरण। सरकारीकरण वो व्यवस्था है जिसमें लोगों को सुरक्षित काम और अच्छे पैसे मिलते हैं, जिसके कारण से उसे किसी तरह का खर्च करने में भय नहीं रहता है, जिससे कि मार्केट में डिमांड बढ़ता चला जाता है और साथ ही छोटे मोटे उद्योगों को उसके ज़रिए पैसे मिलते हैं। साथ ही कंपनियों का भी प्रोडक्ट सेल होता है जिससे सरकारों को टैक्स मिलते हैं और साथ ही साथ सरकारें भी मुनाफा कमाती है, क्योंकि सरकारी कंपनियां यदि चलेंगी तो सरकारों को टैक्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ कंपनियों से लाभ भी मिलेगा। सरकारीकरण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। आपको इसके बारे में क्या लगता है और आपकी राय क्या है, तो कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।